नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें जो सीडीपी के प्रश्न पूछे गए थे उन सब चीज़ के बारे में। अर्थात यहाँ पर जो 30 प्रश्न पूछे गए थे सीडीपी से, तो उन 30 प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं, साथ ही उसका उत्तर वहाँ पर बताने वाले हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका लेवल देख सकते हैं कि सीजी टेट में किस प्रकार से सीडीपी का प्रश्न पूछा जाता है, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके, आप उस लेवल का तैयारी कर सकें। तो इसमें हम लोग टोटल 30 प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस के रूप में भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सीजी टेट 2022 का डेट भी देख सकते हैं, 18/9/2022 को यह पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बताते हैं आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं प्रश्न की, तो देखिएगा प्रश्न क्या है अपने पास। जो पहला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया था समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो बताना था कि कौन सी समावेशी कक्षा की जो विशेषता है नहीं है। वास्तविक तथा सतत आंकलन की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, अलग अलग विषयों हेतु समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो देखो, समस्त जो विद्यार्थी या फिर जितने भी विद्यार्थी वो एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। अर्थात इसमें पूछा गया था समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर था। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न यहीं पर है। देखिएगा, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाम मात्र की भूमिका है पूर्वा, ठीक है, क्या है, अपूर्व नुमेय भूमिका होती है, फिर आकर्षक भूमिका होती है। तो इसका जो आंसर था वो हो जाता ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात बुद्धि एवं व्यक्तित्व के वंशानुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न यहीं पर जो पूछा गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था ना दोस्तों वो हो जाता ऑप्शन है, जिसमें क्या दिया गया है, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रीय कार्यकलाप में बदलाव। तो ये क्या था, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन ए। और जितना भी यहाँ पर हम लोग आपको उत्तर बता रहे हैं वह आयोग द्वारा लिया गया उत्तर है। ठीक, अर्थात जो उन्होंने फाइनल मॉडल आंसर जारी किया था उसी के अकॉर्डिंग जितना भी आंसर यहाँ पर लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला। देखिए, चौथा प्रश्न यहीं पर पूछा गया था, जिसमें यह था कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री से पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा इलेक्ट्रा। ठीक है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 5वें नंबर का, वो है व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। तो देख सकते हैं गाल्टन है, जेम्स ड्रेवर, स्किनर है, टाइलर है। तो इसका जो आंसर था वो हो जाता ऑप्शन है। ठीक है, गाल्टन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6वें नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है या फिर पूछा गया था, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बतलाता है। तो अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो आंसर था वो हो जाता है ऑप्शन बी, जिसमें दिया है प्रभाव का नियम। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। और क्वेश्चन को आप लोग ये समझ करना चाहिए कि 2022 का पेपर, ये समझ के चलिए कि हमारा फाइनल पेपर है, इसी के टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप लोग अपने से, अगर आप लोग अभी तैयारी करें तो आप लोग अपने से देखें कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही होता है। चलिए अगला देखते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा को कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है, तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। तो क्या विचार होंगे ये पूछा गया है ना। तो देखिएगा, वह पिछड़ा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो देख सकते हैं, अगर वह सृजनशील विद्यार्थी होगा तभी तो उसको सभी गतिविधियों को जानने की इच्छा होगी, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न यहीं पर, अर्थात 8वें नंबर का जो प्रश्न है उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग सी टेट का या फिर सीजी टेट का अगर आप लोग एग्ज़ाम दिलाते हैं या फिर किसी भी टीचर संबंधी कोई भी एग्ज़ाम दिलाते हैं ना, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। खासकर अगर सीडीपी आता है, मनोविज्ञान आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पर हाँ और नहीं में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है।
जैसे यहीं पर बोला गया है कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है, ठीक है, तो गलत है, सही नहीं है, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो देख सकते हैं इसका जो आंसर है ना वो गलत है। कौन सा गलत है? तो शक्ति और गति, ये गलत था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? तो क्या किया जाना उचित है? अध्यापकों को उच्च वेतन देना, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन, छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? कौन से लक्षण सम्मिलित है? शक्ति संचालन है, परिवर्तनशीलता है, निरंतरता है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता और निरंतरता तीनों यहाँ पर शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। 11वें नंबर का प्रश्न पूछा गया था, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किनका है? अर्थात स्टेटमेंट के बेस में क्वेश्चन आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है ना, किन्होंने बोला था, ये यहाँ पर पूछा गया था। 4 यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस प्रकार अगर बात करें तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। लावेल तथा मार्केल था, उसके बाद देख सकते हैं स्पाइकर तथा इरविन था, फिशर तथा लांबा था, और उसके बाद टर्मन है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, बट इसका जो आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्मन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किनका नाम उल्लेखनीय है? तो किनका नाम उल्लेखनीय? देखिए श्रवण बाधित बोला गया है ना, क्या बोला गया है? श्रवण बाधित बच्चों के लिए, और यहाँ पर जो इसका आंसर लिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलन केलर, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलन केलर। चलिए अगला देखते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? अब देखिए कैसे प्रश्न सबसे उत्तम होते हैं ये पूछा गया है ना, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, जो सटीक हो, पिछली परीक्षा में आ चुके हो, या फिर समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो लगभग सभी का आंसर ये सही होता, ऑप्शन डी के साथ लगभग सभी लोग जाते, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो उनकी खामी के बारे में पूछा था, क्या खामियां होती है? तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन है, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो किन्होंने बढ़ावा दिया है? तो 4 यहाँ पर मनोवैज्ञानिक देख सकते हैं, और इसका जो आंसर था वो हो जाता है ऑप्शन बी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। चलिए अगला देखते हैं। 16वें नंबर का प्रश्न है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए, कैसी भाषा को? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो समृद्ध हो, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो जो क्या हो? समृद्ध हो, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, जो क्या हो? समृद्ध हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 17वें नंबर का, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? 11, 10, 20, 14। तो कितनी है? 14 होती है, ठीक है। मूल जो प्रवृत्तियों की संख्या है संवेग के संबंध में, याद रखिएगा, उनकी जो संख्या है वह 14 होती है। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है देख सकते हैं। कक्षा में कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, लेखन कार्य की अधिकता, अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते, तो कैसे होते हैं ना, कैसे होते हैं ये बताना है। तो शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, और कमजोर और कम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले, क्रम क्रियाशील, ठीक है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाता आपका ऑप्शन बी, जिसमें दिया है बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो किस कथन से पता चलता है? तो बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों का छात्रों को उन्नति के मार्ग पर
प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों में चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया था वो लिया गया था उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर बता दूं मैं, यह क्वेश्चन का जो आंसर है ना, जितने भी प्रश्न है वो हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। ये जितने भी प्रश्न है उसका जो आंसर है ना वो आयोग के द्वारा लिया गया था, तो CG व्यापम के द्वारा यह लिया गया प्रश्नों का आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछा गया था उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, कहाँ पर बोला गया है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला गया है और ये शिक्षक के लिए बोला गया है ना, इस पे बच्चे के लिए नहीं बोला गया है बल्कि शिक्षक के लिए बोला गया है। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषयों के ज्ञान में दक्षता, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? रॉस की है, एडलर की है, रूसो की है, वाटसन की है। तो इसका जो आंसर तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी है। चलिए 23वें नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें सही जोड़ी करके दिया है। तो देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया, बालकों के वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षण के जोड़े बनाइए बोला गया है। एक साइड आपको दिया है बालकों का वर्गीकरण, दूसरा साइड दिया है प्रमुख लक्षण। तो देखिए प्रतिभाशाली के लिए बोला गया है, यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो निम्न बुद्धि वाले, तो प्रतिभाशाली निम्न बुद्धि वाले होंगे नहीं, समस्यावाचक ये भी नहीं होंगे, औसत से पीछे भी नहीं होंगे, आविष्कारक ये भी नहीं होंगे, बल्कि उच्च बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, क्या होंगे? उच्च बुद्धि वाले, अर्थात आपको जो पहला है ना उसका जो मिल रहा है वो है ई। ठीक है, दूसरा देखते हैं रचनात्मक। तो रचनात्मक कैसे होंगे? वे आविष्कारक होते हैं। जो रचनात्मक होते हैं ना वो आविष्कारक होते हैं, अर्थात दूसरे का आपको मिल रहा है डी मिल रहा है। फिर अगला देखिएगा पिछड़े हुए। तो पिछड़े हुए का क्या हो जाएगा? औसत से पीछे है ना, तो उसका हो जाएगा सी का, जो तीसरे का हो जाएगा सी। तो यहाँ पर देखते हैं EDC किस में है, तो आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन जो पहला है ना वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा EDC। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनमें सीखने का क्रम स्थिर रहता है, बेहतर होता है, घटता है या फिर समान रहता है। तो याद रखिएगा वैसे में बेहतर तरीके से वो लोग सीख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हैं, लगभग 6 प्रश्न बचे हैं। 6 प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। अगला है अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? गेट्स तथा अन्य ने दी है, काल्वी ने दी है, चार्ल्स स्किनर ने दी है, RS वुडवर्थ ने दी है। तो इसका जो आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट्स तथा अन्य ने इसको दिया है। चलिए 26वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी? तो कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही है। चलिए अगला देखते हैं। छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर चयन का सिद्धांत? तो ये आपका आएगा ऑप्शन सी, नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, क्या हो जाएगा जिसमें क्या बोला गया है? छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए। चलिए अगला देखते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न है बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? किन्होंने बतलाया? स्किनर है, पियाजे है, कोलबर्ग है, एरिक्सन है। तो इसका जो आंसर है ना देखो क्या बोला गया है? बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था। तो किन्होंने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, जीन पियाजे ने इस 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? ठीक है, किस अवस्था तक बोला गया है? तो पूर्व बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, फिर संपूर्ण जीवन। एक बार फिर अच्छे से पढ़िए। तो व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों यहाँ पर कट जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपूर्ण जीवन पड़ता है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। तो किसी बच्चे के सामाजिक की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? बच्चे के व्यवहार पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी को अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आपको और किस विषय का जो क्वेश्चन है वो चाहिए विथ आंसर, तो आप हमारे
वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आपको बहुत जल्द उस का भी वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।